Hello everyone, take out your history book, open page number 22. Here the chapter 2 Kings and their Kingdoms. हम यहाँ महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे वो रीजन्स में रूल करते हैं अपना, कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे वो लोगों के पैसे लूट के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं और जिनसे भी वो युद्ध करते हैं, जिनसे भी उनका वॉर होता है, अगर वो जीत जाते हैं तो सामने वाले के स्टेट में, रीजन में जाके सारा पैसा लूट आते हैं और उन पैसों से वो टेम्पल्स बनवाते हैं, लोगों के लिए खर्च करते हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर हमने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रशस्ति बिल्कुल भी सच नहीं होता, वो एक टाइप का इंस्क्रिप्शन होता है जो कि महाराजाओं के बारे में लिखा जाता है और जिन महाराजाओं के बारे में लिखा जाता है हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। जो किंग्स होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। पहले के टाइम पे पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हर कोई पैसा आसानी से कमा लेता था, तो पहले के टाइम पे पैसा किंग्स के पास बहुत पैसा होता था, इसलिए वो अपनी पावर और अपना पैसा शो करने के लिए लोगों को अगर लोग उनकी हेल्प करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, तो उन्हें वो ज़मीन दान में दे देते थे और वो जो ज़मीन दान में देते थे उसके सारा डॉक्यूमेंट वो प्रशस्ति में लिखते थे, एक कॉपर प्लेट में लिखते थे और वो जिनको ज़मीन देते थे उनको वो प्रशस्ति, वो कॉपर प्लेट दे देते थे। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हमने किंग के बारे में पढ़ा, कैसे किंग्स एक दूसरे के स्टेट के जो महाराजा होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं कि वो उनके रीजन में भी रूल कर पाए। उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने आसपास के सब कॉन्टिनेंट्स में भी रूल कर पाए। नाउ ओपन पेज नंबर 22। देयर इज न्यू टॉपिक, अ क्लोजर लुक द चोलास। अब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। चोलास एक जो रूल करते थे, अब देखते हैं चोलास कहाँ पे रूल करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रही, वो एक्स्टेब्लिश कैसे हुए, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे रूल करते थे और वो कहाँ कहाँ अपना किंगडम चलाते थे। यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, मैप में हमें चोलास शो किया गया है और बताया गया है कि चोलास कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से रीजन में रूल करते थे। फ्रॉम द उड़ियारूर टू द थन्यावुर, उड़ियारूर और थन्यावुर, आपको अगर मैप में वो चीज़ दिखे तो आप ढूंढ लीजिएगा। ये दो प्लेसेस के नेम है, दो रीजन्स के नेम है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो चोलास थे उनका पावर इसमें कैसे आया, वो कैसे राजा बने और उनने कैसे अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लिया और कैसे उनने रूल किया। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, चोलास ने कैसे अपनी पावर दिखाई, कैसे अपनी पावर को बढ़ाया, कैसे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लाया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज अ मुटियार हेल्ड पावर इन द करावरी डेल्टा। एक छोटी सी फैमिली थी, परिवार था जिसे मुटियार बोलते हैं, उसके हाथ में पूरा पावर था, वो रूल करता था कहाँ पे, कावेरी डेल्टा में। कावेरी रिवर आपने सुनी होगी, उसके आसपास के रीजन में कौन रूल करता था, मुटियार। देयर वर सबऑर्डिनेट्स टू द पल्वा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, और उनके आसपास के जो सब कॉन्टिनेंट्स में उनका उसमें किसका रूल था, पल्वा किंग्स का था, जो कि कांचीपुरम में है। विजयालाला who belonged to the ancient chiefly family of the Chalos from Udairur captured the delta from the Mutiyar in the middle of 9th century. 900 सेंचुरी, 9th जो सेंचुरी थी उसके बीच में जो चोलास थे उनने रूल अपने हाथ में ले लिया, उनने पावर अपने हाथ में ले लिया और वो रूल करने लगे। और जो चोलास थे वो बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनने अपना रूल जो 9th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, उनने अपना रूल किससे ले लिया, मुटियार से अपना रूल ले लिया, मुटियार से उनका किंगडम छीन लिया और वो सब में रूल करने लगे। कहाँ पे रूल करने लगे, कावेरी डेल्टा में। जब कौन रूल करता था कावेरी डेल्टा में, मुटियार रूल करते थे, लेकिन 9th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, चोलास ने उनसे उनका रूल, उनका किंगडम छीन के फिर चोला
चोलास रूल करने लगे। He built the town of Tanjore and a temple for goddess Nizamudin there. फिर चोलास ने वहाँ पे टाउन बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, टेम्पल्स बनाए। The successor of Vidyalala conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. धीरे धीरे उनको और सफलता मिलती गई, उनका पावर बढ़ता गया, वो लोगों पर हक जमाने लगे, लोग उनका सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे जैसे ही वो लोगों के लिए टेम्पल्स बनाए उनने, उनका पावर और भी बढ़ता गया और उनके हाथ वो पूरे ताकतवर बन गए। The Pandyan and the Palwa territories to the south and north was made part of this kingdom. धीरे धीरे उनने आसपास के सब कॉन्टिनेंट्स में भी अपना रूल चलाना शुरू कर दिया। Raja Raj I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. एक राजा वन थे जिनने the most powerful Chola ruler became king in 985. जो उनने चोलास ने अपना पूरा रूल अपने हाथ में ले लिया था, वो बहुत ताकतवर बन गए थे। 985 में उनने अपने किंगडम को और बढ़ाया और अपने और रीजन्स में, एरियाज में अपना कंट्रोल फैलाया। He also reorganized the administration of the empire. उन्हें एम्पायर को भी रीऑर्गेनाइज किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे से बनाया और कुछ बदलाव भी लाए, चेंजेस भी किए और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको रीऑर्गेनाइज किया और धीरे धीरे इम्प्रूव किया। राजा सन राजेंद्र वन कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड द गंगा वैली। जब राजा सन राजेंद्र जब उनने कंटिन्यू कंटिन्यू किया, तब उनने गंगा वैली में अपना रेड मारी मतलब होता है धावा बोलना। उन पे रेड मारी। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन। उनने अपने खिलाफ अच्छी सी नेवी तैयार की, फौज तैयार की और लोगों को वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो ये चोलास की बात थी इसमें कि चोलास ने कैसे अपने हाथ में पावर लिया, कैसे वो पूरे रूल करने लगे और भी रीजन्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में अपना रूल चलाने लगे और कैसे उनने रीजन्स को अपने अंडर पे किया। वो बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनने अपने हाथ में किंगडम लिया और अपना रूल चलाने लगे। और उन्हें टेम्पल्स भी बनवाए थे, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कराए थे, जिससे लोग बहुत खुश हो गए थे और लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। अब इधर आ जाओ, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर। स्प्लेंडेड टेम्पल्स का मतलब होता है कि मंदिरें बनवाना और मूर्तियाँ बनवाना। जो किंग्स होते थे वो बहुत ज़्यादा यूनिक मंदिर और टेम्पल्स और मूर्तियाँ बनवाते थे जो कि बहुत यूनिक होती थी, जो कि बहुत अलग होती थी और उन टेम्पल्स को बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बनाते थे। द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्क्रप्चरल मार्बल्स। जो राजा राज और राजेंद्र है, उनने एक टेम्पल बनवाया जो कि उनने बहुत सारे आर्ट्स और मार्बल, बहुत अच्छे यूनिक मार्बल से उस टेम्पल को, जो कि आपको पिक्चर में भी दी हुई है। Cholas temple often became the nucleus of settlements which grew around them. They were the center of the craft production. जो चोला थे उनने भी टेम्पल जो चोलास टेम्पल थे, जो उनका टेम्पल था वो एक अच्छे सेटलमेंट के लिए था। वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और उनके चारों तरफ एक क्राफ्ट प्रोडक्शन भी थी, उनके सेंटर में एक क्राफ्ट प्रोडक्शन भी थी। टेम्पल वर ऑल्सो इंडोव विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और वो टेम्पल सिर्फ मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं होती है, उसको सिर्फ पूजने के लिए नहीं होती, ना ही उसमें सिर्फ भगवानों को पूजने के लिए होती है। वो टेम्पल लोगों के रहने के लिए भी होती है। कुछ जो लोग थे जिनने वो टेम्पल्स को बनाया है, जिनके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, कुछ लोग वहाँ पे रहते थे और लोगों के उसमें
सेवा भी होती थी। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialities who work at the temple and very often live near it. Priests, garland markers, markets, cooks, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर एक्सेट्रा, ये सब लोग उस टेम्पल में रहते थे। वो टेम्पल सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं था, उस टेम्पल में लोग रहते भी थे। और वो टेम्पल में जो पुजारी होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं साफ़ सफाई वाले, म्यूजिशियंस, डांसर्स, गाना बजाने वाले, गाना गाने वाले, डांस करने वाले, ये सब वहाँ पे रहते हैं। In other words, temples were not only places of worship, they were hub by economic, social, cultural life as well. वो सिर्फ टेम्पल मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं था, वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी था। वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी होती थी, वहाँ पे लोग आते थे, वहाँ पे बड़े बड़े लोग, महाराजा लोग बैठते थे, मीटिंग्स भी होती थी, कुछ पॉलिटिक्स ग्रुप मेंबर्स भी आते थे। तो वो सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं था, वहाँ पे लोग रहते भी थे और वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ भी होती थी। लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती थी, क्राफ्ट्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी और लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was most distinguished. वो टेम्पल इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। Chola bronze images are considered amongst the finest in the world, while most images were the of deities. Sometimes images was made of devoted as well. कुछ images ऐसी थी जो लोगों को डिवोट करने के लिए थी, लोगों के लिए थी, जिनने हम कंट्री के लिए, स्टेट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम किया है, उन लोग की भी पिक्चर थी, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम उनकी पिक्चर्स टेम्पल में लगाते हैं। तो ये टेम्पल चोलास ने बनवाया था, जो कि राजा राज और राजेंद्र ने बनवाया था, और ये यूनिक पत्थर और मार्बल से बनाया गया था। और इसमें लोग, ये सिर्फ पूजा करने के लिए टेम्पल नहीं था, इसमें लोग रहते भी थे। इसमें खाना बनाने वाले, साफ़ सफाई वाले, जो मार्केट्स में होते थे, जो गाना बजाने वाले, डांस करने वाले, ये सब लोग वहाँ पे रहते थे। और वो टेम्पल इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी था। और उस टेम्पल में बहुत सारी पिक्चर्स भी लगाई जाती थी, और पिक्चर्स उन लोग की लगाई जाती थी जो बड़े बड़े महाराजाओं की और बड़े बड़े महाराजाओं की जो रीजन्स में रूल करते हैं और जिनने अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। अब हम एग्रीकल्चर और इरीगेशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जहाँ खेती बाड़ी होती है, और इरीगेशन मतलब जो उस खेती बाड़ी के लिए जो पानी होता है वो कैसे मैनेज होता है, वो पानी आता कहाँ से है, किस चीज़ से आता है, और वो पानी वहाँ से कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new development in the agriculture. जो चोलास थे, जब उनके हाथ में रूल आया तो उन्हें धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और उन्हें एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए थे। Notice that the river Kaveri branches off into a several small challenges before emptying into the Bay of Bengal. जो कावेरी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाती है। जो कावेरी रिवर का जो पानी बहता है, वहाँ पे पानी बहता है, वो बे ऑफ बंगाल से आगे जोड़कर होते हुए जाती है। These channels overflow frequently, distributing fertile soil on their land. इसमें इनका पानी बहुत ओवरफ्लो हो जाता है कभी कभी, इसलिए उनको चैनल से, मतलब उनको दूसरी नदियों से भी जोड़ना पड़ता है ताकि पानी उसमें बट जाए। वाटर फ्रॉम द चैलेंजेस ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और वहीं से पानी, जो हमारी लेक्स है, जो हमारी रिवर्स है, वहीं से पानी एग्रीकल्चर में जाता है। और एग्रीकल्चर में जब वो पानी जाता है तो वहाँ रिवर से पानी कम होता जाता है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो नहीं होता। Although agriculture has developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for the large scale cultivation. तमिलनाडु की तरफ 5th और 6th सेंचुरी में तमिलनाडु में एक एरिया था जो बिल्कुल कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया था, और कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया था जो कि 5th और 6th सेंचुरी में बना।
Forest has to be cleared in some regions, land and to be leveled in other areas. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals has to be constructed in to carry water to the field. उनको पानी मैनेज करने के लिए उनने कैनल्स बनवाए ताकि फ्लड नहीं आए, बाढ़ नहीं आए, पानी मैनेज हो, पानी उसमें ओवरफ्लो नहीं करे, इसलिए उनने कैनल्स बनवाए, पुल्स बनवाए ताकि पानी ईजिली फ्लोट होके दूसरे रिवर में चले जाए. इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर. बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे एरियाज़ हैं. पहले भी धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बढ़ा था तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें फसल उगने लगी थी. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. बहुत से एरिया ऐसे हैं और बहुत से केस भी ऐसे हैं जहाँ पे वाटर आर्टिफिशियली पानी दिया जाता है. आर्टिफिशियली का मतलब है जो पानी हम कुएं से या तालाब से या कैनल के थ्रू हम उसमें पानी दे रहे हैं. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स आर यूज फॉर इरिगेशन के आपको पता है बहुत सारे मेथड्स होते हैं. जैसे कि पहले के टाइम पे पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन के लिए. वो सबसे पहली चीज़ थी जो इरिगेशन के लिए यूज़ आई थी. जो पहली टेक्निक थी वो थी पर्शियन व्हील. इन सम एरियाज वेल्स आर डग. कुछ एरियाज में कुओं को खोदा गया. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. कुछ प्लेसेस में टैंक्स बनाए गए ताकि वो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसमें वो इकट्ठा कर सके. रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. धीरे धीरे पानी को स्टोर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पानी की रिसोर्सेज बढ़ती गई और पानी को मेंटेन करना स्टार्ट किया. और जब कैनल्स, वेल्स और ये सब चीज़ें, तालाब और ये सब चीज़ें, जब पुल, ये सब चीज़ें जब बनती हैं तो इन सब चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है. Most of the new rulers as well as people living in the villages took an active interest in these activities. सिर्फ जो किंग्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है. जो वहाँ के गांव के रहने वाले लोग हैं उनको भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं ये सब चीज़ें बनाने में, ताकि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके. क्योंकि हमारी अर्थ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. तो पहले के टाइम पे लोगों को पानी इकट्ठा करने के लिए वेल, टैंक्स, रिवर्स बनाने पड़ते थे. ओके, थैंक यू.